खबरें चाहे देश की हो या फिर विदेश की, खबरें चाहे खेल की हो या फिर अर्थ, हम बताते हैं खबरों की हकीकत परत दर परत। देखिए न्यूज लाइन उदय सिन्हा के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नमस्कार, न्यूज लाइन देख रहे हैं आप और मैं हूं आसिफ शेख। पिछले 3 दिनों से मीडिया में सुर्खियां बटोरने वाले सेना अध्यक्ष और सरकार के बीच की जंग अब रक्षा मंत्री के गले की फांस बन चुकी है। वीके सिंह की उम्र से विवाद से फपक रहा लावा अब फूटता नजर आ रहा है, जिसने अब रक्षा मंत्री एके एंटनी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सेना में टेट्रा ट्रक की खरीद में हुई धांधली के आरोपों का धड़ा एक एंटनी के सिर फूटता नजर आ रहा है। 2G, कॉमनवेल्थ, आदर्श जैसे बड़े घोटालों के कलंक से पुती केंद्र सरकार पर अगर ये आरोप भी तय हो जाते हैं तो आने वाले दिनों में सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। रक्षा मंत्री आप टेट्रा ट्रकों की डील में हुए घोटाले में रक्षा मंत्रालय के पाक साफ चोले पर कालिख पोत कर रख दी। खरीदे गए टेट्रा ट्रक आधी कीमत पर खरीदे जा सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पूरा देश एक तरफ गरीबी की मार झेल रहा है और दूसरी तरफ आए दिन केंद्र सरकार का असल चेहरा देश की जनता के सामने आ चुका है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है टेट्रा ट्रक मामला और इस डील में किसको कितना फायदा पहुंचा। देश की राजनीति में इन दिनों टाट्रा डील ने भूचाल ला दिया है। इस मामले में अब केंद्र सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। टाट्रा डील मामला सेना में ट्रकों की खरीद फरोख्त से जुड़ा है। दरअसल इन ट्रकों की सप्लाई में एक कंपनी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BEML ने भारी मुनाफा कमाया था। 1 करोड़ रुपए में खरीदे गए ट्रक यूरोप से 50 लाख में खरीदे जा सकते थे। ये कंपनी सेना को 1986 से ही टाट्रा ट्रकों की सप्लाई करती आ रही है। 2010 में BEML को 632 करोड़ के अनुमानित खर्चे पर 788 टाट्रा ट्रक की सप्लाई का ऑर्डर दिया गया। सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने इस डील पर कई गंभीर आपत्तियां जताई हैं। पहला, टाट्रा ट्रक BEML ने खुद नहीं बनाए थे, बल्कि विदेशों से आयात किए गए थे। दूसरा, ट्रकों में ड्राइविंग सीट बाईं ओर थी, जबकि भारत में वाहनों की ड्राइविंग सीट दाईं ओर होती है। तीसरा, ट्रकों की सप्लाई में BEML भारी मुनाफा कमा रही थी। टाट्रा ट्रक सेना आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से खरीद रही है। 1964 से टाट्रा इंडियन आर्मी को अलग अलग गाड़ियां सप्लाई करती आ रही है। टाट्रा ने साल 1997 में 7000 गाड़ियां सप्लाई की थी। लेकिन सवाल आखिर ये है कि कंपनी 2 गुने से ज्यादा दामों पर सेना को माल बेच रही है, लेकिन सरकार ने अब तक इस पर कोई ध्यान क्यों नहीं दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो 27 मार्च, 28 मार्च, 29 मार्च और अब 30 मार्च, यानी ये 4 दिन ऐसे हैं जब रक्षा सौदों में हुई धांधली में लगातार खुलासे होते रहे। कभी घूसकांड की बात सामने आई, सेना अध्यक्ष कहते हैं कि 14 करोड़ रुपए की घूस की पेशकश उन्हें की गई थी। उसके बाद मामला ये उठता है कि टेट्रा ट्रक की खरीद में सौदेबाजी हुई थी, लॉबिंग हुई थी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है वो ये, रक्षा मंत्री शुरू में राज्यसभा में ये कहते नजर आए कि उनको किसी भी मामले में लिखित जानकारी नहीं दी गई थी, जबकि आज ये भी खुलासा हो गया कि लिखित जानकारी उन्हें थी। एक नहीं बल्कि 3 चिट्ठियां उन तक पहुंची थी। 2009 में अगर उनके पास ये चिट्ठियां पहुंच गई थी तो 2-3 साल का उस वक्त से ये वक्त गुजर चुका है, अब तक उन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। और बीजेपी अगर आज उनका इस्तीफा मांग रही है तो क्या ये अपने आप में गलत है? इस पर सब पर हम चर्चा करेंगे। इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार फजल इमाम मलिक साहब हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। फजल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। 4 दिन से लगातार रक्षा मंत्री एके एंटनी सुर्खियों में है, सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह सुर्खियों में है, रक्षा सौदा सुर्खियों में है।
राज्यसभा में रक्षा मंत्री A.K. एंटनी कहते हैं कि उन्हें किसी भी मामले की लिखित जानकारी नहीं दी गई थी, जबकि चिट्ठियों पर चिट्ठियां उनके पास पहुंचती रहीं। जो चिट्ठी का खेल चला वो भी उसमें पूरी तरह से भागीदारी निभाते रहे। और आज हनुमंत थप्पा की वो भी चिट्ठी सामने आ गई जिसमें कहा गया था कि पहले सोनिया गांधी, फिर वहां से गुलाम नबी आजाद वाया होते हुए वो रक्षा मंत्रालय तक पहुंची। ये भी एक लिखित तौर पर चिट्ठी दी गई थी, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि संसद में जो जिस तरह का राज्यसभा में और संसद के बाहर और अंदर का खेल हो रहा है, और सेना के, मुझे सबसे पहले तो सेना के जो प्रमुख हैं उन्होंने जो काम किया है, मुझे इतने दिनों से जो किकबैक का मामला चल रहा था उसे सबसे पहले लाने का काम किया है। चिट्ठियों का खेल चल रहा था 2009 से, सारे लोगों के सामने सारी बातें हैं, और उसमें अब जाके एंटोनी के ये कह रहे हैं कि भाई उन्हें चिट्ठियाँ मिली है, ये प्रमाणित है। गुलाम नबी आज़ाद ने चिट्ठी लिखी, फिर उनके, और खुद सबसे बड़ी दिलचस्प स्थिति ये है कि उनके पार्टी के लोगों ने ही लिखी, तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने लिखी चिट्ठी, और 3 साल के वक्फे के बीच भी अभी कुछ नहीं हुआ। फिर खुद सेना अध्यक्ष के जो है VK सिंह ने, उन्होंने भी जाके की। आज जब वो लिखित किसी चीज़ पे उन्होंने कहा कि उन्होंने लिखित कुछ नहीं दिया, एंटोनी ने कहा, लेकिन जब लिखित नहीं दिया तो फिर CBI जांच, उन्होंने फ़ौरन CBI जांच का बिना किसी लिखित शिकायत के दे दिया। तो इतनी देर उन्होंने 3 साल तक जो की, सचमुच उनको नैतिक तौर पे उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो इस्तीफ़ा दे दे। बिल्कुल, नैतिक तौर पर जिम्मेदारी बनती है कि वो इस्तीफा दे दे। और आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से भी यह खबर मिल रही है, हो सकता है कि जो फजल इमाम मलिक साहब ये बात कर रहे हैं वो आपको 1 या 2 दिन में हकीकत में तब्दील होती भी नजर आए। प्रेशर बहुत ज्यादा है। पार्टी आला कमान यानी सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस पूरे मामले से खफा हैं। आपको बता दें, उन्होंने नाराजगी जाहिर की और उन्होंने कहा कि हम लगातार अच्छी छवि जनता के बीच पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। 2:30 बजे कोर ग्रुप की एक बैठक भी बुलाई गई थी, किसी कारणवश वो बैठक टल गई, और अब जैसे ही ब्रिक्स सम्मेलन निपटता है उसके बाद कोई बहुत बड़ा फैसला आ सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। एक बहुत अहम सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, बीजेपी ने आज इस्तीफे की मांग कर दी है। A.K. एंटनी जो यूपीए का एक बहुत बेदाग चेहरा माने जाते थे, साफ सुथरा चेहरा माने जाते थे, यूपीए की पूरी जमात में बहुत कम ऐसे नेता हैं जिन्हें ये उपाधि हासिल है, लेकिन अगर A.K. एंटनी से भी ये ताज छिन जाता है तो क्या मुश्किल में है यूपीए? निश्चित तौर पर मुश्किल में है। देखिए, A.K. एंटनी बहुत ईमानदार आदमी, इसमें कोई दो राय नहीं जी। मनमोहन सिंह पर भी यही बात लागू होती है कि वो ईमानदार है, लेकिन धृतराष्ट्र की भूमिका में कब तक रहेंगे वो? उनकी नाक के नीचे सारी चीज़ें हो रही थी, एंटोनी जान रहे थे, प्रधानमंत्री कार्यालय तक ये बात पहुंची हुई थी। और जिस तरह सेना में भ्रष्टाचार का मामला उभर कर सामने आया है, और VK सिंह की तारीफ करनी चाहिए, कम से कम पहले आदमी है जिन्होंने खुल के इस तरह का मामला सामने लाया देश के सामने। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं तो ये सारा मामला दबा रहता था बड़े पैमाने पर, खासकर रक्षा सौदे में जिस तरह की खरीदो फरोख्त, चाहे बोफर्स का लीजिए, ताबूत घोटाला लीजिए, और भी कई मामले जो सामने आए वो सब दबे रहते थे। लेकिन VK सिंह ने हिम्मत करके, ठीक है कि बहुत सारी राजनीति भी इधर उधर हो रही है, लेकिन उन्होंने कम से कम इस बात की हिम्मत तो दिखाई कि वो खुलकर सामने आया और कहा कि ये काम हो रहा है। और उन्होंने चिट्ठियाँ किसने लीक की, ये अलग सा सवाल है, लेकिन वो चिट्ठियाँ लिखी गई, चाहे वो अंबिका चौधरी ने लिखी हो, गुलाम नबी आज़ाद ने लिखी हो या दूसरे लोगों ने, ये चिट्ठियाँ लिखी गई। और सेना के सामान की खरीद फरोख्त में जो भ्रष्टाचार है उसका मामला सामने आया। और देखिए, आज CBI ने तुरंत कार्रवाई करके 4 जगहों पर शायद छापे भी मारे। तो ये सारा मामला कितने दिनों से चल रहा था और लोगों को मालूम था। सबसे बड़ी दिलचस्प स्थिति ये है कि रक्षा मंत्रालय को मालूम था, सेना के अधिकारियों को मालूम था, उसमें शायद शामिल भी हों बहुत सारे लोग, क्योंकि अभी तक नाम भी 1-2 लोगों के सामने आए। इसलिए जो सारा खेल चल रहा था उसमें A.K. एंटनी भले बहुत ईमानदार हों, लेकिन यूपीए सरकार संकट में फिलहाल तो दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और आपको बता दें कि शुरुआत से जब ये मुद्दा उठा तो मामला उठा उम्र विवाद मसले से। हुआ क्या था, दरअसल 1 साल के जोड़ घटाव का यह पूरा मामला था। सेना अध्यक्ष जनरल VK सिंह को इस पूरी जंग में मात मिली, उसके बाद उन पर आरोप लगे कि वो खिसिया गए हैं और इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। शुरू में 2 दिन उन्हें नेगेटिव एस्पेक्ट में भी देखा गया, नकारात्मक चश्मे से भी देखा गया, लेकिन अब उनकी भूमिका जो है उसकी तारीफ की जा रही है और होना भी चाहिए। वो एक रियल हीरो के तौर पर निकलकर सामने आए। रक्षा सौदों में हुए घोटाले की शिकायतों के बारे में एक के बाद एक खुलासे ने सरकार के साथ साथ राजनीति के मैदान में भी उबाल ला दिया है। एंटनी को रक्षा सौदों में गड़बड़ी के बारे में पहले से जानकारी होने के खुलासे से सरकार में खलबली मच गई है। इसको लेकर आज संसद में बीजेपी ने भी सरकार पर हमला बोलते हुए A.K. एंटनी से इस्तीफे की मांग कर डाली।
सेना अध्यक्ष वीके सिंह की उम्र विवाद पर खड़ा हुआ बखेड़ा अब सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। पहले रिश्वत की पेशकश का खुलासा, फिर सेना अध्यक्ष के प्रधानमंत्री को लिखे पत्र का लीक होना, उसके बाद सेना अध्यक्ष के खिलाफ सीबीआई को जांच के लिए पत्र लिखना। आर्मी चीफ वीके सिंह के सरकार के खिलाफ उठाए गए इस कदम से सरकार के होश पक्का हो गए हैं। रक्षा सौदे में टाटा ट्रकों को लेकर हुई डील में सरकार की मुश्किलें अब बढ़ती दिखाई दे रही हैं। भारतीय सेना में अब तक 7,000 टाटा ट्रक खरीदे जा चुके हैं। टाटा ट्रकों की पहली डील एक चेक कंपनी ओमेनीपोल से 1986 में साइन की गई थी। चेकोस्लोवाकिया के बंटने के बाद 1992 से ये ट्रक BEML यानी भारतीय अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने टाटा सिपॉक्स यूके के नाम की कंपनी से लेना शुरू किया था और यहीं से शुरू हुआ सेना में घोटाले का असली खेल। सेना में होने वाली इस धांधली का खुलासा होने के बाद विपक्ष को पहले से ही कई विवादों में घिरी केंद्र सरकार पर हमला बोलने का एक और मौका मिल गया है। मैं आज एक खुलासा करना चाहता हूं कि रिटर्न कंप्लेंट 2 साल पहले रिटर्न कंप्लेंट रक्षा मंत्री के पास इसी टेट्रा ट्रक स्कैम के बारे में आई थी, क्योंकि एक हनुमंतप्पा है कांग्रेस के नेता, उन्होंने ये मसला उठाया कि ये जो कंपनी खरीद कर रही है टेट्रा ट्रक स्कैम, वो ट्रक स्कैम जो ट्रक खरीदी कर रही है वो एजेंट के द्वारा क्यों कर रही है, मैन्युफैक्चरर से क्यों नहीं करती, इसमें कमीशनबाजी हो रही है। आप संरक्षण कर रहे हो, ये बात साफ हो रही है, तो फिर आप बने रहने में, सत्ता में बने रहने का अधिकारी नहीं हो। रक्षा मंत्री आप इस्तीफा दो। लिखा था इसमें ऐसे कुछ इल्जाम थे। मुझे दुख इस बात का है कि सरकार इस प्रकार की बातों की अनदेखी ही नहीं करती, जो उस पर बयान देती है, उन बयानों से फिर समूचे देश का जो भरोसा है वो उठ जाता है। जो एंटनी साहब को 2009 में भी चिट्ठी लिखी गई और वो बहुत ईमानदार आदमी हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ जो उन्होंने ली है ईमानदारी की, टू प्रोटेक्ट द आर्म फोर्सेस, टू प्रोटेक्ट द नेशन, उसकी ईमानदारी उनकी कहाँ है? उन्होंने 2009 से उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया ये AK एंटनी साहब बताएं, और इंसेस राइफल से खेलना बंद करें, और MI5 और ऐसी ऑटोमेटिक राइफल्स हाथ में उनके दिखे तो इस देश को कुछ कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर को भी पता है कि मॉडर्न गन्स क्या होती है। संसद में मचे बवाल में बीजेपी ने AK एंटनी से इस्तीफे की मांग क्या की? राजनीति के मैदान में मानो भूचाल ही आ गया हो। सरकार के खिलाफ बगावत छेड़ने के बाद अब आर्मी चीफ के तेवरों में अचानक नरमी दिखाई पड़ रही है। सरकार के कानों में पड़ा वीके सिंह का नया बयान सरकार को कुछ राहत जरूर देने वाला है। वीके सिंह का कहना है कि सरकार और सेना के बीच कोई विवाद नहीं है। घूस की पेशकश से जुड़े उनके बयान को सेना और सरकार के बीच संघर्ष के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। It is heartening to note that our industry is developing a range of state-of-art weapon systems and is ready to enlarge the scope as the opportunities come by. We need to ensure that our industry understands the complex web of linkages which determine national policy in the defense industrial sector. अचानक सेना अध्यक्ष के यूटर्न से हर कोई हैरान और परेशान है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि थल से संसद तक भड़की इस आग को शांत करने के लिए अब सरकार क्या नया पैंतरा चलती है। न्यूज डेस्क, चैनल 1 न्यूज। लगातार ये सवाल उठ रहा है कि अब रक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगा गया और अब यूपीए के लिए कितनी बड़ी मुश्किल लेकर सामने आएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और आने वाले जो हाल फिलहाल के दिन होंगे ये भी बहुत दिलचस्प होंगे कि क्या कुछ इसमें देखने को मिल सकता है। इस बीच रक्षा विशेषज्ञ पी बख्शी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। बख्शी साहब, स्वागत है चैनल 1 न्यूज में आपका। सबसे पहला सवाल, शुरू के 2 दिन जनरल वीके सिंह के लिए तमाम नेगेटिव एस्पेक्ट भी लेकर चले गए। ये कोशिश की जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि वो खिसियानी बिल्ली हो गए हैं, उम्र विवाद में वो हार गए, इस वजह से वो खुलासे कर रहे हैं। लेकिन अब शायद स्थिति साफ होती नजर आ रही है। अब जो तस्वीर है वो साफ होती नजर आ रही है कि नहीं, अगर कहीं धांधली हो रही है या कहीं कमी रह रही है तो वो रक्षा मंत्रालय से। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जितनी ये जो बड़ी बड़ी डील्स होती हैं ये डिफेंस आर्मी हेडक्वार्टर पे ही नहीं होती, ये ऊपर से डील्स आती हैं, आर्मी हेडक्वार्टर के ऊपर की स्थान से डील्स चलती हैं। खैर, बात उन डील्स की है, ठीक है, मैं मानता हूं धांधला हुआ है। मैं ये भी मानता हूं कि अब
लोगों के जागरूकता आ गई है, गवर्नमेंट ने रियलाइज कर लिया, अगर लोगों को पता चल गया है, लोगों ने रियलाइज कर लिया कि धांधली कैसी हो रही है। और इस समय देश की हानि को हमें रोकना है। अगर ज्यादा आपस में सियासत में गड़बड़ी हुई, फौज और सियासत के बीच में अगर थोड़ी सी अनबनी हुई, तो नुकसान दोनों का है और देश का है। इसी हित में जो आज स्टेटमेंट दी है कि एंथनी साहब ने और आर्मी चीफ साहब ने कि हमको आपस में ये चीज कोई झगड़ा नहीं है, तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं, ये सुलझाए जा सकते हैं। अगर थोड़ी सी सूझबूझ और सोच समझ से काम लिया जाए तो ये बहुत उचित कदम होगा देश के हित के लिए। नहीं, ये बात समझ नहीं आती। मामला इस चीज का नहीं है कि आपके बीच में विवाद है, नहीं, मामला इस चीज का है कि धांधली हुई है तो क्यों हुई और क्यों नहीं होनी चाहिए थी। ये एक बहुत बड़ा मसला है। सवाल मेरा आपसे ये है कि जनरल वीके सिंह अब जो तमाम खुलासे कर रहे हैं, ये देश के हित में है, रक्षा के हित में, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इससे पहले तमाम घोटाले हुए, सेना अध्यक्ष या उपसेना अध्यक्ष या और बड़े जो आला अधिकारी हैं फौज के, वो खुलकर सामने क्यों नहीं आए? क्या दबाव रहता है या फिर वो सोचते हैं कि चलिए अपने रिटायरमेंट का टाइम हो रहा है, हम चलते हैं अपने घर, बाकी छोड़ दीजिए? भाई देखिए, मैं आप ये बात पूछी, मैं आपको बता रहा हूं, आर्मी चीफ जो प्रेजेंट आर्मी चीफ है, उन्होंने तो अपनी जन्म डेट से भी पहले उन्होंने विवाद खड़ा कर दिया था। सुकना का, उन्होंने बाकी लैंड स्कैम का, आदर्श का, इन्होंने ही तो स्टार्ट किया, इन्होंने ही तो एक्सपोजर शुरू किया। जो एक्सपोजर करता है वो किसी तरीके से लोगों को पसंद नहीं आता सियासत में, पर अब देखा जा रहा है कि लोगों ने रियलाइज कर लिया है कि इन्होंने अब जो खुलासा दिया है, अगर आप मिलके खुलासे का समाधान नहीं करेंगे, आप उस तरीके को नहीं ठीक करेंगे जिससे कि ये स्कैम्स बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि घूसखोरी बढ़ती जा रही है, इसको रोकने के लिए आपस में सोच समझ से काम लेना पड़ेगा। तो वीके सिंह ने जो कदम उठाए हैं वो बिल्कुल ठीक उठाए हैं। पहले खुलासा पूरा किया, अब वो कह रहे हैं कि आओ अब हम मिलके अपने तरीकों को ठीक करें और देश के हित में यही ठीक होगा। बिल्कुल ठीक। ये ऐसी बात है कि रात गई बात गई, अब ये सोचिए कि आगे क्या करना है। बहुत शुक्रिया पी बख्शी साहब आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस चर्चा में आप शामिल हो, बातचीत आपने हमसे की, बहुत शुक्रिया। रक्षा विशेषज्ञ पी बख्शी साहब इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। वरिष्ठ पत्रकार फजल इमाम मलिक साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत कर सकते हैं। फजल साहब, जिस वक्त ये कहा गया कि धांधली हो रही है, उस वक्त राज्यसभा में बार बार रक्षा मंत्री एक बयान देते नजर आए। वो कहते आए कि भ्रष्टाचार हम मिटाने की हर कोशिश करेंगे, हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं। उस वक्त ये बयान दिया गया, मुझे समझ नहीं आया कि ये बयान क्यों दिया जा रहा था। और अब जब ये कहा जा रहा है कि धांधली हुई है, क्यों हुई है, तो वो ये कहते हैं कि हमारे और सेना अध्यक्ष के बीच सारे जो रिश्ते हैं वो बेहतर हैं। मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता कि ये जो तमाम बयान है वो मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं या मुद्दे पर नहीं है, शायद मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही है? में खासकर एंटनी का जो ठीक है, आपने कहा कि बहुत ईमानदार है, लेकिन वो इस पूरे मामले में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं जी। तो जाहिर है कि वो इस मुद्दे से डाइवर्ट करने की कोशिश लगातार कर रहे थे। राज्यसभा में उनका बयान कुछ और था, जब सारा मामला सामने आया तो आज वो कुछ और बात कर रहे हैं। जाहिर है कि देश के हित में ये है कि सेना के साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और सेना और सरकार दोनों को साथ मिलकर चलना चाहिए। एंटनी ने अब उन्हें लग रहा है कि चूंकि मामला सारा खुल गया। बख्शी साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि लगातार वीके सिंह साहब के आने के बाद से उन्हें लेकर लगातार नहीं चाह रहे थे लोग कि उस पद पे बने रहें। उम्र विवाद भी, उसको आप उस एंगल से भी जोड़ के देखें कि उम्र का विवाद जो है सिर्फ उम्र विवाद का नहीं है, कुछ मामला खेल जो है ये पूरे दूसरे लोग भी चला रहे थे इस मामले में। और शायद अगर वो एक साल और रह जाते, अगर जैसा कि उम्र विवाद का मामला शायद अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, मुझे ये जानकारी नहीं है कि वो किस स्थिति में है, लेकिन शायद लंबित है वो सुप्रीम कोर्ट में, और आगे क्या रुख लेगा ये अलग सी बात है। लेकिन इस मामले विवाद को भी उन लोगों ने तूल दिया जो इन सारे खेल में, खास के बिचौलिए या फिर घूस देने वाले दलाल जो सारे थे, इन लोगों ने इसे तूल दिया। और आज जो सरकार की स्थिति है वो बहुत अजब सी पसोपेश वाली स्थिति कि वो क्या करे क्या न करे। एंटनी का आज का बयान को आप इसी परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं कि उन्होंने, चूंकि अब मामला फंस गया है, उनके गले से पानी सर से ऊपर, आप कहिए गले तक भी नहीं, पानी सर से ऊपर पहुंच गया है। खुद उनके सरकार के मंत्री की चिट्ठी, उनके नेताओं की चिट्ठी, कई चिट्ठियाँ उनको 2-3 साल पहले
लिखी गई और उन्होंने उस पर कार्रवाई नहीं की, तो जाहिर है कि एंटेनी अब गले गले तक पानी में डूब चुके हैं, तो उनके लिए अब समझौते का रास्ता निकालना था, इसलिए वो मुद्दे को अब डाइवर्ट करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बिल्कुल, सवाल ये भी है कि क्या ए.के. एंटनी को अगर इन तमाम धांधली के बारे में, तमाम घोटालों के बारे में जानकारी थी तो वो चुप क्यों रहे? क्या उनके अपने ही इन घोटालों में लिप्त थे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिन्हें बचाने के लिए वो चुप रहे। लेकिन फजल साहब, आपके पास मैं एक अहम सवाल लेकर आ रहा हूं। सवाल यह है कि जिस वक्त जनरल वीके सिंह की उस चिट्ठी का खुलासा हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि सेना के पास अब गोला बारूद तक नहीं है, रात में लड़ने की ताकत नहीं है, हवाई सुरक्षा के जो उपकरण है 97% बेकार हो चुके हैं, उस वक्त पाकिस्तान की एक मैगजीन ने कवर स्टोरी छापी और उसमें कहा गया दिस इज द राइट टाइम टू कैप्चर कश्मीर। उसके अलावा चीन के जो अखबार है उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है। ऐसे में सवाल यह है कि जो हमारे दो सतही दुश्मन है जिनकी सीमाएं हमसे लगती हैं, पाकिस्तान और चीन, क्या उनके लिए एक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं हो गई है? क्या हमारी छवि नहीं खराब हुई है? क्या हमें खतरा महसूस नहीं हो रहा उस चिट्ठी के लीक होने के बाद? निश्चित तौर पर देखिए, जो स्थिति, हालांकि वीके सिंह साहब ने जिस खतरे की तरफ इशारा किया है उस पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि ये चिट्ठी पाकिस्तान और चीन दोनों के खुश होने के लिए बहुत काफ़ी है। दोनों खुश हो रहे हैं, दोनों अपनी बगले बजा रहे हैं, क्योंकि ये अगर ऐसा कुछ होता है, खुदा न खास्ता अगर कुछ होता है तो जाहिर है जो अगर स्थिति जिस तरह का वर्णन उन्होंने अपनी चिट्ठी में किया है तो ये भारतीय फौज के लिए, देश के लिए बहुत गंभीर मसला और इसे सरकार को बहुत गंभीरता से टैकल करना चाहिए। ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च या सियासत, इसको सियासत के आईने से अलग हटकर देश के स्वाभिमान से जोड़ के देखना होगा, क्योंकि अगर हमारे पास हथियार नहीं है, हमारे पास, जैसा कि अभी एक और रक्षा विशेषज्ञ ने कहा कि हमें आधुनिक गन तक नहीं है हमारे पास, तो वो हमें अपने सेना को उससे लैस करना होगा ताकि हम अपने सरहदों की हिफाजत करें। देश में जो अंदरूनी खतरे भी हैं और बाहरी खतरे, उन दोनों खतरों से निपटने के लिए सेना बराबर तत्पर रहती है और उसे हर मुमकिन तरीके से, उसे हर आधुनिक हथियारों से लैस करना बहुत ज़रूरी है और इस चिट्ठी को बहुत गंभीरता से सरकार को लेनी चाहिए। बिल्कुल फजल साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपके पास लेकर आना चाहूंगा और बेहद अहम सवाल। ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा है, चीन के राष्ट्रपति हु जिनताओ आए हुए हैं, प्रोएक्टिव नेता माना जाता है, बेहद उन्हें तल्ख नेता माना जाता है। ऐसे में वो सब कुछ क्या जान नहीं रहे होंगे, क्या परख नहीं रहे होंगे, और इसकी क्या गारंटी है कि उनका जो दिमाग है या जो उनका जहन है वो सिर्फ ब्रिक्स के समझौतों पर टिका होगा? उनकी नजर इस बात पर नहीं होगी कि भारत के पास जो सेना है उसके पास गोले बारूद नहीं है? नहीं, वो जाहिर है कि देखिए, चीन के साथ लगातार इधर पिछले अगर कुछ 5-7-10 सालों की बात करें तो लगातार खासकर अरुणाचल प्रदेश। फजल साहब, आपके पास भी आना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ एक रक्षा विशेषज्ञ अफसर करीम साहब जुड़ रहे हैं। करीम साहब, बहुत स्वागत है चैनल वन न्यूज में आपका। सबसे पहला सवाल और बेहद अहम सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, जो कुछ ये हो रहा है, क्या अब जरूरत आन पड़ी है कि एक पारदर्शी रक्षा सौदे की नीति बनाई जाए जिसमें लॉबिस्ट के लिए कोई जगह ना हो, जिसमें बिचौलियों के लिए कोई स्कोप ना हो, कोई उसमें सेंधमारी की जगह ना हो? दुनिया में कोई कॉन्ट्रैक्ट डिफेंस के ऐसे नहीं जिसमें लॉबी नहीं होती जी। तो ये तो आइडियल है कि लॉबी ना की जाए। सवाल ये है कि अगर आपके मिनिस्टर और आपके आर्मी ऑफिसर जो उससे डील करते हैं और आपके ऑफिशियल ब्यूरोक्रेट अगर बेईमान नहीं है तो वो किसको लॉबी करते हैं उसका कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान जब होता है कि ये पैसा ले लेते हैं लॉबी से और वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं जो नेशन के लिए अच्छा नहीं है। तो ये तो आपको अपने अंदर से ठीक करना पड़ेगा। आप दुनिया की लॉबिंग नहीं रोक सकते, अगर आपके सामने नहीं करेंगे तो पीछे और तरीके से करेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अफसर करीम साहब आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बातचीत के लिए। अफसर करीम साहब रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए थे। फजल साहब, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो स्थिति इस तरह की बनी हुई है, खासकर चीन के, आपने पिछले 5-7-10 सालों में देखिए, अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे को लेकर चीन से लगातार हमारा टकराव चल रहा है। बिल्कुल, कभी वो अपनी सीमा में, फिर ब्रह्मपुत्र पे जो बांध बन रहा है उसको लेकर भी टकराव चल रहा है। बिल्कुल, और चीन इस मौके का फायदा उठा सकता। जाहिर है कि उनके जहन में ये सारा मामला चल रहा होगा, और चीन के जब राष्ट्र प्रमुख यहाँ मौजूद हैं तो वो इस सारी बातों से अनजान नहीं होंगे। इसलिए वो कुछ ना कुछ उनके अंदर, चूँकि वो बहुत, चीन से हमारा रिश्ता पहले भी अच्छा नहीं रहा है और फिर पाकिस्तान है, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती जग जाहिर है, तो इस ऐसे में ये बहुत गंभीर मसला है और इसे सरकार को बहुत गंभीरता से लेना होगा आसिफ साहब, क्योंकि ये देश के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ, देश पे सामरिक खतरे हैं हमारे दोनों तरफ से, चीन पे भी और पाकिस्तान पे, और अगर हमारी सेना तैयार नहीं हो तो फिर हम कैसे अपना बचाव कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर हमारी सेना तैयार नहीं है तो हम कितने महफूज हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
फजल इमाम मलिक साहब, आप स्टूडियो में हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया आपका। फजल इमाम मलिक साहब, वरिष्ठ पत्रकार, फोन लाइन पर सीधा हमारे साथ जुड़े हुए थे। और अब जो सवाल ये उठा है वो ये कि रक्षा मंत्री A.K. एंटनी अब से 2 दिन पहले तक ये कह रहे थे कि कोई लिखित चिट्ठी उन्हें नहीं मिली है, कुछ रिटर्न में उन्हें नहीं मिला है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये भी मालूम चल गया कि 3 चिट्ठियां उन तक पहुंची थी। क्यों वो झूठ बोल रहे थे और क्यों वो इस चीज को छिपा रहे थे? क्या वो किसी को बचाना चाह रहे थे? और अगर वो किसी को बचाना चाह रहे थे तो क्या वो उनके अपने थे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि अगर सेना के पास गोला बारूद नहीं है तो हम कैसे उससे उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपने सिर्फ हौसलों से, अपने इरादों से हमारी रक्षा कर पाएंगे। न्यूज लाइन में अभी के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। रक्षा मंत्री आप World Cup winning 6.